बीजेपी मुख्यालय पर हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, येदियुरप्पा के साथ साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। जो भाव भंगमा थी वो कहीं ना कहीं ये कह रही थी कि मनोबल कुछ टूटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मनोबल टूटने से भी ज्यादा चीज है कि जैसे आपके पास आ गई हो कोई चीज और वहां से जा रही हो। मनोबल इसको नहीं कह सकते, लेकिन इसको ये कहेंगे कि उनको अब रास्ता नहीं दिख रहा है। वो लोग जिस तरह का चेहरे पर उनके लग रहा है कि तमाम लोग एक रास्ता खोजने की कोशिश है, और वो रास्ता अभी उन तमाम चीजों पे जो दिखाई देती है उनमें कहीं नहीं है। जो अभी मधुरेंद्र कह रहे थे कि वही रास्ता, उसको मैं एक संभावना अभी इसलिए नहीं कहते क्योंकि काफी बड़ा 2/3 आप तोड़ कैसे सकेंगे। एक पार्टी जो 38 की हो उसको आपको तोड़ना होगा, तो आपको काफी ज्यादा विधायक 24 के करीब ज्यादा विधायक होंगे, जिसमें से 2 फाड़ आपको करनी होंगी। तो आप काफी चेंज की बात करते हैं, जो मुझे मतलब अभी तमाम लोगों को, हालांकि राजनीति फिर वही कहा जाता है संभावनाओं का खेल है, और अगर अमित शाह उधर बैठे हैं तो ये माना जा सकता है कि कुछ ऐसी संभावना जरूर निकल जाती है। लेकिन अभी साफ तौर पर ऐसा कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से 110 सीट के बावजूद 2004 में बीजेपी सत्ता से दूर रह गई थी, और पहले कांग्रेस के साथ मिलकर जेडीएस ने सरकार बनाई थी, बाद में फिर वो 1.5 साल बाद वो फिर बीजेपी के साथ सरकार बनी। बीजेपी के लिए अभी पेच वो तमाम चीजें यहाँ हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त विनोद जी, अभी हम देख रहे हैं लगातार कि मंथन चल रहा है। अब ये भी बहुत दिलचस्प हो गया है कि अमित शाह जो इतने बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, अब वो इस तरह की सिचुएशन से कैसे पार पाएंगे। लेकिन चूंकि अब हम कांग्रेस की बात अगर यहाँ पर करें, अब जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, हम ये कहें कि जेडीएस के साथ कांग्रेस अब आगे बढ़ रही है, हम इसे कैसे लें कि किस तरह के हालात बन सकते हैं, कौन कौन से विकल्प होंगे, 30-30 फॉर्मूला या 20-20 फॉर्मूला? देखिए, अभी एक जो मुझे जानकारी मिली है अपने सूत्रों से कि शायद जो फार्मूला बना है कि चीफ मिनिस्टर तो जेडीएस के होंगे, जाहिर है कुमारस्वामी ही होंगे, और शायद 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के होंगे, या हो सकता है उसमें एक कांग्रेस का हो, एक जेडीएस का हो, या 2 कांग्रेस के हो, कुछ इस तरह का फार्मूला बना है। फिर मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा, लेकिन इन सब चीजें अभी दूर की हैं। जब तक ये इतनी आसानी से बीजेपी गेम को जाने देगी, मुझे नहीं लगता। रास्ते की बात आप लोग कर रहे हैं, देखिए रास्ता ऐसा है कि 38 जनता दल एस के हैं और 78 कांग्रेस के हैं और 2 इंडिपेंडेंट हैं, तो 2 से बात बनती नहीं है। ऐसे में एक, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस मिलकर ही 116 बन रहे हैं। हाँ, और 2 इंडिपेंडेंट के हैं, 116 होगा, हमको भी ले लो जी, 118 हो जाएंगे। लेकिन एक खेल ये हो सकता है, अगर बीजेपी कुछ 8-10 विधायकों के, जेडीएस के विधायकों को तोड़ करके उनको इस्तीफा करा दे, जो इस्तीफा कराने से हाउस की संख्या कम हो जाएगी, तो जो मैजिक फिगर है वो नीचे आ जाएगा। जो मैजिक फिगर नीचे आ जाएगा तो बीजेपी उसके और करीब पहुंच जाएगी। लोटन अभियान और उसके बाद भी उसको राज्यपाल उसको करा दें, या बीजेपी की सरकार बन जाए, फिर उनको अपना टिकट देकर चुनाव लड़वा दे। ये भी एक संभावना हो सकती है। जयशंकर जी, आप लगातार भारतीय राजनीति को देखते रहे, कवर करते रहे हैं। एक यहाँ पर जो संभावना, और राजनीति में सब कुछ चलता है, एक जो चलता है उसकी संभावना विनोद जी यहाँ पर बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ इस तरीके के फैसले भी देखने को मिल सकते हैं कर्नाटक की सियासत में, कि या तो वो रिजॉर्ट कल्चर दिखे या इस तरीके के इस्तीफे की राजनीति सामने? अब कर्नाटक में देखो अनुराग जी, सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी या तो फिर राजग की सरकार बनाए एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व में जी, या फिर जनता दल एस में तोड़फोड़ करे, उनके विधायकों को तोड़े, खरीदे, फरोख्त करे, और उसके बाद सरकार अपनी बना ले। इन दोनों ही स्थिति में क्या बीजेपी को कोई राजनीतिक नुकसान होता दिखता है? येदियुरप्पा जी भी कह रहे हैं कि साहब वो सबसे बड़ी पार्टी का हमको मैंडेट मिला है और उसको नकारना गलत होगा। तो यही बात कांग्रेस के लोग पूछ सकते हैं कि गोवा में भी जो उनको मैंडेट तो कांग्रेस को ही मिला था, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वही थी सर। लेकिन अगर गोवा को कुछ देर के लिए भुला दें जयशंकर सर, तो जो और बीजेपी इस तरीके का कोई भी फैसला करती है, चाहे वो जोड़ तोड़ की हो बात, चाहे वो जेडीएस के साथ, यानी कि मियाँ की जूती मियाँ के सर पड़ रही है राजनीतिक तौर पर बीजेपी को कोई इससे, अब उससे कैसे बच सकते हैं जयशंकर सर? और ये कैसे कह सकते हैं कि क्या, जयशंकर सर सुन ले सवाल, बीजेपी को राजनीतिक तौर पर इसका क्या कोई नुकसान हो सकता है 2019 के संदर्भ में, या कोई नुकसान नहीं है, लिहाजा कोई दिक्कत नहीं है, सत्ता किसी भी कीमत पर? नहीं, अगर कांग्रेस और जनता दल एस का गठबंधन हो गया और भविष्य में भी ये जारी रहा, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी चुनौती हो जाएगी। ठीक है, लेकिन विनोद सर, जो सवाल यहाँ पर आपने उठाया कि देखिए जोड़ तोड़ हो सकती है, रिजॉर्ट की जो वो तस्वीरें लगातार अब देखते रहे कर्नाटक की, हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर कुछ ऐसा दिखे, और अगर ऐसा कुछ भी होता है और बीजेपी किसी भी तरीके से सत्ता पर काबिज होती है, राजनीतिक लिहाज से कोई नुकसान आने वाले दिनों में बीजेपी को इसका नजर आता हो? देखिए, एक चीज मान लीजिए, अब कांग्रेस और जनता दल का गठबंधन तो तय है,
मतलब बीजेपी की संभावना खारिज नहीं, मैं दो बात कर रहा हूँ। अगर बीजेपी तोड़फोड़ करती है और अपनी सरकार बना भी लेती है तो विपक्ष के रूप में कांग्रेस और जेडीएस से गठबंधन होगा, और फिर वो 2019 के जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश और मायावती का हुआ है वैसे ही 2019 तक का वो गठबंधन बनेगा, क्योंकि जाहिर है तब फिर बीजेपी के खिलाफ वो एक गठबंधन, राजनीतिक गठबंधन बनेगा, और जो विपक्षी गठबंधन केंद्र में बनना है देवगौड़ा भी उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। और अगर सरकार बना ली जेडीएस और कांग्रेस ने तो देवगौड़ा वही भूमिका अपना करेंगे केंद्रीय राजनीति में जो कभी चौधरी देवीलाल ने अपनाई थी विपक्षी गठबंधन। लेकिन अगर ऐसा सब कुछ होता है तो भी लोकसभा चुनाव 2019 में क्या कुछ स्थिति होगी कर्नाटक की, जिसकी कुल 28 लोकसभा सीट हैं, बीजेपी एक बड़ी ताकत के तौर पर वहां पर उभरी है वोट शेयर के लिहाज से भी, क्या वाकई बहुत ज्यादा नुकसान कुछ पहुंचेगा बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में? नहीं, वोट शेयर तो कांग्रेस का ज्यादा है जी, 1.5% नहीं, 1.5% ज्यादा है, ठीक है, और उसमें अगर 17% आपने मिला दिया मान लीजिए जेडीएस का, तो इनका वोट परसेंट तो 50 से ऊपर हो जाता है, ठीक है, लेकिन बाकी लगभग 36-37% तो अकेली बीजेपी है। हाँ, लेकिन जब तो एक तरफ 52% वोट परसेंट, एक तरफ 36%, तो कितना फर्क है? तो वो लोकसभा के चुनाव में तो वो स्वीप करा देगा उस गठबंधन को। आप ये भी तो देखिए, वोका, लिंगा और बाकी कांग्रेस का वोट बैंक सब मिल करके अगर एक जमीनी गठबंधन हो गया तो स्वीप हो जाएगा, तो ये नुकसान तो बीजेपी को होगा ना। इसलिए बीजेपी इसको किसी भी हालत में कर्नाटक को हासिल करना चाहती है, और साथ में ये भी चाहती है कि जेडीएस और कांग्रेस। लेकिन जो जानकार बताते हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए साहब, कांग्रेस का जो कर्नाटक में वोट शेयर है वो उतना ही सीटों में तब्दील हो जाए इसकी गारंटी नहीं है। हम लोकसभा चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, 2014 का भी अगर हम वोट शेयर देखते हैं कांग्रेस का, तो कांग्रेस को 41% वोट मिली थी कर्नाटक में लोकसभा में, और जबकि बीजेपी को 43%। बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 2% ज्यादा था, लेकिन सीट अगर हम देखें तो कांग्रेस को 9 सीट मिली थी और बीजेपी को 17 सीट। मैं कह रहा हूं अनुराग जी कि अगर जेडीएस और कांग्रेस मिल गए तो पलट जाएगा। कांग्रेस का क्यों वोट परसेंटेज ज्यादा होने के बाद सीट नहीं मिलती? क्योंकि कांग्रेस पूरे राज्य में है तो उसका जो वोट परसेंटेज ज्यादा पूरे राज्य से आता है, और बीजेपी का वोट परसेंटेज पॉकेट्स में है, और वो पॉकेट में इतना ज्यादा हो जाता है कि उसकी सीटें निकल जाती है। लेकिन जब जेडीएस और कांग्रेस मिल जाएंगे तो 28 में से कम 20 सीटें जीत सकते हैं, और ज्यादा भी जीत सकते हैं, क्योंकि वो पूरा जो है मिल जाएगा। इसलिए बीजेपी इसको नहीं चाहती कि जेडीएस और कांग्रेस का कोई गठबंधन बने। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न इसलिए भी हो गई है, एक तरफ अमित शाह मंथन में लगे हुए हैं और दूसरी ओर कांग्रेस अपने गठजोड़ में लगी हुई है। अब यही देखना होगा कि आखिरी वक्त में ये बाजी किसके हाथ में आती है। महा कवरेज लगातार जारी है।